हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पीछे बोर्ड पर हमारे दिख रहा है कि आज मैं चर्चा करने वाली हूँ अपने भारत की राजभाषा की, जो आजकल संविधान में बड़ी उंगलियां उठ रही हैं ना। संविधान में उंगलियां क्यों उठ रही हैं? मतलब संविधान पर नहीं उठ रही, लेकिन लोग कह रहे हैं इंडिया कहें कि भारत कहें कि हिंदुस्तान कहें। इसके विषय में भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी। पहले आप सभी जगह से आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना, क्योंकि आप सभी लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े हैं तो वहां पर बहुत अच्छा है, तो आप क्लियर करते रहो। लेकिन क्या हमारे भारत को, जैसे कि आपने देखा कि 9 सितंबर को हमारे यहाँ G20 सम्मेलन से संबंधित डिनर पर जो वो 19 व्यक्तिगत देश हैं, एक वहां पर यूरोपीय संघ, उसको मिलाकर कितने G20 पर देश बनते हैं, है ना। इनको याद करने का एक ट्रिक भी अलग से बताएंगे। वैसे आप सभी लोगों को हो सकता है शॉर्ट वीडियो पर मिल चुका हो ऐसा वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि डिनर पर जब इनवाइट किए, कौन, तो हमारे देश की राष्ट्रपति जी इनवाइट किया, तो उन्होंने क्या लिखा कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया ना। बड़ी चर्चा पर चर्चा हो चुकी, बिना अधिनियम के, बिना इसके, बिना उसके कैसे भारत लिख दिया। तो हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में कहा गया है, और खुलकर इसका आप सभी लोग समर्थन दीजिएगा ना। आपके संविधान के भाग 1 में और आर्टिकल नंबर 1 में ये कहा गया, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत। हम चाहे भारत लिखें चाहे इंडिया लिखें, ये हम पर निर्भर करता है ना। अरे हमें अच्छा लगता है अपना भारत कहने में। आप कहते हैं क्या इंडिया महान है ना, आप यही तो कहते हैं भारत महान है ना। भारत हमारा विविधताओं का देश है, ऐसा बोला जाता है। तो आप सभी लोग भी क्या करें, भारत बनने का प्रयास करें, है ना। इंडिया बने, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कैसे नाम आया, हिंदुस्तान कैसे बढ़ा, भारत कैसे नाम निकल करके आया, कब कब इनके नाम परिवर्तित हुए, इनकी चर्चा मैं अलग से वीडियो की करूंगी। अलग वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को इस डाउट को भी क्लियर करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। उसके उपलक्ष्य में आगे आज हम देखने वाले पॉलिटी से रिलेटेड, जो आपकी पॉलिटी आप सभी लोगों को बड़ी कठिन लगती है ना। आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने स्थानीय स्वशासन के बारे में एक वीडियो बनाया था, बड़ा लाड प्यार दुलार मिला। और उससे पहले मैंने आप सभी लोगों को यह भी बताया था कैसे विशेषाधिकार या विशेष उपबंध किए गए थे, उसके बारे में भी बताया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके आरओ यूपीपीसीएस में पूछे जाते, वो आज आप सभी के बीच में चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, और इन टॉपिकों से प्रश्न आते ही आते हैं। तो भाग 17 की आज हम बात कर रहे हैं। किसकी? भाग 17 की। हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आप कहेंगे भाग 22 ही थे। कितने भाग? 22 थे। लेकिन अगर आप वर्तमान में बात करेंगे कितने भाग है, तो आप देखेंगे कि का खा करके 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है ना। 9 का जोड़ा गया, फिर उधर 14 का जोड़ा गया, खा जोड़ा गया, इस तरह से तो कितने हो गए? 25 भाग निकल करके आ चुके हैं, ठीक है ना। याद रखिए, भाग आज 17 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल आप देखेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की बात की गई है। आइए इनकी चर्चा एक एक करके देखते हैं, और क्या इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, और कैसे कैसे अभी तक प्रश्न बनकर आए, उन सब की बातचीत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फटाफट ना। और आपको बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कंटेंट देने का वादा भी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे इस पर ही। तो आप सभी लोग देखेंगे कि राजभाषा पर कैसे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहा गया, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं कही गई, राजभाषा हिंदी, और लिपि आपकी देवनागरी होगी, तथा संघ की शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है ना। अब बात को समझना। आगे कहा गया, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि
वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अगर राजभाषा से संबंधित कोई भी आपको ऐसा अगर महसूस हुआ किसको, राष्ट्रपति जी को, तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राजभाषा से संबंधित आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। कौन सा, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम, आप देखेंगे प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद करके भी रख सकते हैं, ठीक है ना। किया गया था, कहा गया अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा 30 सदस्य युक्त सदस्य समिति के गठन का प्रावधान करता है। मतलब राजभाषा का जो आयोग होगा 344 राजभाषा पर 30 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जो 30 सदस्य थे उनमें से 20 सदस्य आपके लोकसभा से लिए गए और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से लिए गए, ठीक है ना। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। राज्य की अब कहा कि स्टेट की बात आई, राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध 345 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 346 मतलब 46 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। मतलब अगर मान लीजिएगा कि आपके कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और मुझे उत्तर प्रदेश से कोई पत्र देना है, क्या देना है, तो कहा गया है कि अगर आप एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि देते तो राजभाषा का उल्लेख किया गया है कि वहां की राजभाषा कैसी होगी, उस तरह का उल्लेख किया जाएगा। कहां पर, आर्टिकल नंबर 346 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है याद। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किया गया है। जैसे अब उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो इस हिंदी के बारे में आप बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। कहा गया 14 सितंबर, कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। तो हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, कब, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चिपका के आप अपने साथ रख सकते हैं यहाँ तक की सारी बातें। आगे देखेंगे, कहा गया आर्टिकल नंबर 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधीनस्थ और विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। अगर आप देखेंगे कहीं कहीं पर किसी उच्च न्यायालय पर या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या आपके अधिनियमों में क्या के, तो आर्टिकल नंबर 348 मतलब 348 के अनुसार वहां के कहा गया प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध किए गए। जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो ज्यादातर इंग्लिश में आता है ना, इंग्लिश में लिख कर आता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इन सब का प्रयोग कहां, आर्टिकल नंबर 348 के तहत किया जाने वाला है। आगे कहा गया आर्टिकल नंबर 348(1) का के तहत प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। किस पर होंगी, अंग्रेजी भाषा में। तो कहां बताया जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 348(1) का के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग चिपका के दबा के रखो इसको, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आगे कहा गया अनुच्छेद नंबर 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लेखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब तो ये प्रश्न आपके वनडे लेवल में, सीटेट में, टेट में, इस तरह से सभी जगह प्रश्न पूछा जाने लगा है कि किस आर्टिकल नंबर 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लेखित है। अगर मातृभाषा, वहां की जो मातृभाषा होगी उसी के अकॉर्डिंग आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है
कि अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर 350 खा के अनुसार कहां पर भाषाई अल्पसंख्यक, किसके, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने का उत्बंध है। कैसे करेंगे, तो भाषाई आधार पर करेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए करेंगे, कहां पर, 350 खा के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए कि इसका ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। कहा गया भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 15वां, कौन सी भाषा बनी थी, 15वीं भाषा बनी थी। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में कोंकणी 16वीं, 17वीं और मणिपुरी और नेपाली आपकी 18वीं। तो आपकी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई थी कब, तो आप कहेंगे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, और उसके बाद 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में देखेंगे आप 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हो गया था। तो क्या क्या, तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, 18 यहां पर हो गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इंपॉर्टेंट है। और कब, तो ये 4 भाषा, तो 19, 20, 21 और 22, ये 22 भाषाएं। अगर पूछा जाए वर्तमान में आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते, आगे कहा गया है 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया जनजाति, या अरे जनजाति कह रहे हैं, सॉरी, जनजाति एक्चुअली पढ़ा रहे थे अभी तक ना, तो उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया, उड़ीसा किया गया। कब, तो आप कहेंगे 96वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कब, 2011 में। तो उड़िया को क्या किया गया, उड़ीसा किया गया। ठीक है ना, भाषा को। और कहा गया इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी बहुराई या आपकी ब्रहुई है, जो आपकी बलूचिस्तान की भाषा है। कहाँ की है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, ये द्रविड़ परिवार की है। किसकी, द्रविड़ परिवार की भाषा है आपकी, कौन सी, तो आप कहेंगे ब्राहुआई या ब्राहुई। ठीक है ना, ब्राहुई कहाँ के है, बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान की भाषा है, लेकिन ये आपके द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो मैंने कहा कि आपको आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक की बात कही गई है। तो आप क्या यहाँ पर उत्तर लगाएंगे, तो आप कहेंगे 343 से लेकर 51। अब यहाँ कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की, कहा कि राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने का प्रावधान या प्रक्रिया। तो राज्य की राजभाषा कहाँ बताया था मैंने, आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 345 के अंतर्गत आपने बता रखा है। आगे बढ़ते, कहा गया निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। आइए, तो भारत की भाषाओं के बारे में क्या सही है, मतलब 3 बातें यहाँ पर गलत है, एक बात यहाँ पर सही है। तो कौन सी बात यहाँ पर सही होने वाली है, तो आइए देखते हैं। कहा गया राजभाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। अरे क्यों बाध्य कर सकता है भाई, है ना। कहा गया है अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अरे ऐसी कोई भाषा नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, अरे नहीं है, राजभाषा है। कहा गया बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो बोडो अभी लास्ट में 2003 में जोड़ी गई थी ना, कब, तो आप कहेंगे आप 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में, जो 2004 से प्रभावी हुआ था। और कब, जो कौन सी, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, कौन सी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान
व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। इंपॉर्टेंट 349 में, 350 में, 350 का में या 351 में। तो आप सभी लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अभी तो मैंने आप सभी लोगों को बताया 350 का के अंतर्गत ये बात कही गई थी। आगे कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब किया गया था और किसके तौर पर किया गया था। तो 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, मैंने तो बताया ही नहीं। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, बिल्कुल मैंने यही बताया आप सभी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना उतने समय आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, तो राष्ट्रपति जी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो 2003 में कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, संथाली तो कौन सी जोड़ी गई 2003 में। तो आप कहेंगे सिंधी तो आपकी कब जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, अरे 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो आपकी कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी, है ना। और आपकी मणिपुरी और कोंकणी तो आपके 71वें संविधान संशोधन। तो बचती क्या है, तो आप कहेंगे बोडो और डोंगरी, संथाली और मैथिली तो कब जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो अभी मैंने बताया कि 90वें संविधान 91वें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। कब, 2003 में जोड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। हमने कहा नेपाली है, कोंकणी है, उर्दू है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, याद रखो इनको, राजस्थानी भी नहीं है, याद करके चिपका के रखो इनको ना, 8वीं अनुसूची की भाषा में नहीं है, 8वीं अनुसूची में। आगे कहा गया है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी है, लेकिन आपकी राजस्थानी भाषा नहीं है। कितनी बार ये बात बताएं कि आपको राजस्थानी भाषा यहाँ पर शामिल नहीं की गई है। तो उसमें भोजपुरी नहीं थी और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थानी नहीं है। आगे देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कहा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आप सभी लोग क्या याद करके रखते हैं, नमक याद करके रखते हैं ना। तो आप कहेंगे नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो सी उत्तर एकदम सही उत्तर है। आगे कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। अब बताओ भाई कौन सी नहीं है। अभी मैंने चर्चा की थी शाम 6 बजे वाली क्लास में। अगर आप शाम 6 बजे लाइव क्लास नहीं जुड़ते हैं आरओ एपीएस के लिए या आप यूके पीसीएस के लिए, यूके आरओ भी आ चुका है, तो आप सभी लोग जुड़ना शुरू कर दें ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चर्चा है आप सभी के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है। तो आप कहेंगे टोटल 22 भाषाएं। कितनी, 22 भाषाएं, ठीक है। अगला है कहा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। तो बोलने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदी है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा जो हमारी 22 भाषाओं में से है उनमें सबसे ज्यादा तो हिंदी बोली जाती। कौन सी, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है, हिंदी है। लेकिन अब हिंदी तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे बंगाली बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी बंगाली बोली जाती है। सबसे ज्यादा हिंदी और फिर दूसरे नंबर पर बंगाली। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु उपयुक्त में से किनको सरकार में क्लासिक भाषा या भाषाई घोषित की गई हैं। तो जल्दी से बताएं, गुजराती को, कन्नड़ को या तेलुगु को। कौन सी बात एकदम सही उत्तर है, तो आप कहेंगे गुजराती नहीं है, लेकिन आपकी कन्नड़ और तेलुगु आपकी क्या है, क्लासिक भाषा या श्रेष्ठ भाषाओं के अंतर्गत मानी जाती। कौन सी, तो आपकी कन्नड़ और आपकी तेलुगु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है ना। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य, तो आपके द्वारा 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, ना मलयालम, उड़िया,
ये सब आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तमिल, तेलुगु, देखो कौन कौन सी हैं, 6 भाषाएं हैं। तो 2 तो आपकी कन्नड़ और तेलुगु हो गई ना, और तीसरी आपकी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे तीसरे के रूप में आप सभी लोग देखेंगे तो तीसरे के रूप में आपकी संस्कृत भी है। कौन सी है, संस्कृत भी है ना, और तमिल है ना, तमिल भी है। कौन सी है, तमिल भी है, ठीक है ना। 4 हो गई, तीसरी और चौथी हो गई, और 5वें कौन सा होगा, कन्नड़ भी हो, मलयालम हो गया, मलयालम, है ना। और एक कौन सी बच रही है, आप सभी लोग बताएं भाई, है ना। एक कौन सी बच रही, संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम, उड़िया, कौन सी, उड़िया। तो कौन सी हैं, ये 6 आपकी संस्कृत मतलब क्लासिकल भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, ठीक है ना, ये 6 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इतना ही था ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। ये अपना ही चैनल है, तो अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ तक लास्ट तक आपको बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों से ये गुजारिश रहती है कि वीडियो लास्ट तक देखें, आपको 100% सीखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जबरदस्त आपको मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। और अब आपके सामने जो आप चाहते थे कि पीपीटी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएं, तो आपके सामने अब पीपीटी लेकर आ चुके हैं ना। आप सभी लोगों की बड़ी गुजारिश थी कि आप पीडीएफ नहीं पीपीटी से पढ़ाएं, तो लो आपके सामने पीपीटी से उपलब्ध हो चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।